सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए क्षितिज काव्य खंड से आधुनिक प्रगतिवादी धारा के प्रतिष्ठित कवि कविवर नागार्जुन की पाठ्यक्रम में निर्धारित जो द्वितीय कविता है फसल, उसे लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस कविता के भावार्थ को आपको समझाने में कामयाब रहूं। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कविवर नागार्जुन की ही कविता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान के भाव को आप तक संप्रेषित मैंने किया है और जरूर आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। आज एक बार फिर से उन्हीं महाकवि की अगली कविता फसल को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं और अपेक्षा ये रखता हूं कि जरूर इससे आप लाभान्वित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कविवर नागार्जुन अपने आप में एक अप्रतिम कवि हैं। प्रगतिवाद से संबंधित बात को इससे पूर्व भी मैं आपके समक्ष रख चुका हूं और एक सूक्ष्म परिचय लेते हुए ये आपको बताना चाहूंगा कि कविवर नागार्जुन ने यद्यपि बहुत सारी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन प्रगतिवादी धारा के वो प्रमुख कवि रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनके काव्य संसार में प्रगतिवादी विचारधारा की छाप हमें स्पष्ट दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, प्रगतिवाद व्यक्तिवाद की अपेक्षा जनवाद को समर्थन करता है और यहाँ व्यक्तिहित से ऊपर सर्वहित की बात की जाती है। यहाँ एकात्मकता की अपेक्षा सहयोगात्मकता या सामूहिकता पर बल दिया जाता है। तो इसी सामूहिकता को उजागर करते हुए कविवर नागार्जुन ने समूह शक्ति को कि कितनी बड़ी ताकत होती है, यह भी बताने के लिए आपको यह कविता का सृजन किया है, जिसका शीर्षक है फसल। प्यारे बच्चों, यहाँ यह भी हमें ध्यान देना चाहिए कि आज जिस तरह से उपभोक्तावादी एक समाज चल पड़ा है, यहाँ उपभोग या कहिए कि उत्पादों के उपभोग को ही चरम सुख माना जाने लगा है। ऐसे इस दौर में जो कृषि संस्कृति है, जो किसानी संस्कृति है, उस ओर ले जाने का एक प्रयास, गांव, खेत, खलिहान, इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास महाकवि नागार्जुन का इस कविता के माध्यम से है। और कविवर नागार्जुन आपको इस कविता के माध्यम से यह भी एक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज में, संसार में कोई भी सृजन, कोई भी सृष्टि प्रकृति और मानव के संयोग के बिना संभव नहीं है। तो प्रकृति और मानव दोनों के सहयोगात्मक भाव से, पारस्परिक समन्वय से ही सृजन होता है। यह भी आपको इस कविता के माध्यम से एक संदेश मिलता है। प्यारे बच्चों, यह जो कविता है यह अपने आप में एक अप्रतिम कविता बन पड़ी है। यद्यपि इसका एक लघु कलेवर है, कवि नागार्जुन ने इसको बहुत सूक्ष्म शब्दों में रखा है, लेकिन कहा जा सकता है कि कवि नागार्जुन ने गागर में सागर भरने का एक काम किया है। यद्यपि शब्द बहुत छोटे हैं, कविता का कलेवर बहुत लघु है, लेकिन अपने आप में बहुत अर्थगांभीर्य और एक एक शब्द अपने आप में काफी ज्यादा अर्थगौरव को, अर्थवत्ता को समाहित किए हुए है। तो हम इस कविता के भाव को समझें। इससे पूर्व इस कविता की पंक्तियों का मैं वाचन करना चाहूंगा, जो कि इस प्रकार है कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कविता, लेकिन कविता अपने आप में एक किसान के श्रम के महत्व को और एक फसल हमारे जीवन में कितनी ज्यादा लाभप्रद है और कितनी ज्यादा हमारे जीवन में उसका महत्व है, यह भी बताने का एक प्रयास कविवर नागार्जुन ने किया है। वास्तव में यदि फसल नहीं है और किसान का यह श्रम नहीं होगा तो हमारा जीवन एक तरह से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकता।
तो इसलिए हमारे जीवन में वाकई में किसान का भी और किसानी का भी और खेतों में लहलहाती फसल का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हमारा जीवन वाकई में संचालित करने में हमें काफ़ी ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इसके महत्व को समझते हुए और हम सभी को समझाते हुए कवि ने ये कविता का सृजन किया है। तो शब्दों को समझें और भाव को हृदयंगम करने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, कविता में क्या पंक्तियां लिखी हैं कवि ने, आप देखेंगे कवि क्या कहना चाहता है। पहली पंक्ति में उसने कहा कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, जब फसल की उत्पत्ति होती है, फसल का प्रादुर्भाव होता है, एक लहलहाती फसल जब हमें हमारे आंखों के सामने खेतों में लहलहाती फसल जब हमें अवलोकित होती है, तो उसके उत्पत्ति के प्रति कौन कौन कारण है, जो कारणभूत अवयव हैं, उन्हीं को कवि ने यहाँ पर गिनाया है। और ये 5 अवयव प्रमुख हैं। वह 5 कारणभूत अवयव फसल की उत्पत्ति में क्या क्या हैं। नंबर 1 पहला जो है वह है पानी, जल। अगर यह नहीं है तो फसल की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती। दूसरी चीज हमको जो बताई वह है हाथों का परिश्रम, हाथों की मेहनत। तीसरी चीज जो है वह है मिट्टी की गुणवत्ता, और चौथी चीज है सूर्य का प्रकाश, और 5वीं चीज है हवा का होना। तो ये 5 चीजें अगर फसल रूप कार्य के प्रति ये 5 कारण कवि ने बताए हैं, और इन 5 की कारणता भी हेतु के रूप में सिद्ध होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 5 भिन्न भिन्न या पार्थेकेन या पृथक पृथक रूप से कारण नहीं है। इन सबका समन्वित समवाय, इन सबका समवाय कहिए, इन सबका समन्वित रूप कहिए, इन सबकी एक रूप में कारणता सिद्ध होती है। अगर इनमें से एक भी अवयव यदि नहीं होगा तो शायद फसल की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए ये पृथक पृथक रूप से कारणता इनकी सिद्ध नहीं होती फसल रूप कार्य के प्रति, अपितु कारणभूत ये अवयव मिल करके ही, समुदित होकर के, सम्मिलित होकर के ही फसल रूप कार्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, कारण बनते हैं। इसको आप दर्शन और न्याय शास्त्र की दृष्टि से देखें तो वहां एक बहुत अच्छा न्याय है। वह यह है कि दंड चक्र चीवरन न्याय, अर्थात जैसे एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वहां दंड चक्र जो चाक होती है और जो चीवर वस्त्र है, मिट्टी इत्यादि है, इन सब का समन्वित होकर करके जब एक स्थान पर ये सारी चीजें होंगी तभी जाकर के घट रूप घड़े रूप कार्य की उत्पत्ति होगी। अगर इनमें से एक भी कारण नहीं है तो शायद घटे का निर्माण या घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। तो ठीक वैसे ही फसल की उत्पत्ति में ये 5 अवयव बराबर रूप से कारणता अपनी सिद्ध करते हैं। सबका समन्वित सहयोग ही फसल रूप कार्य के प्रति कारणता सिद्ध करती है। प्यारे बच्चों, यही यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है। तो इसलिए कवि क्या कहता है कि एक के नहीं, दो के नहीं। जब देखिए फसल की उत्पत्ति में जो पानी कारण बनता है, वह पानी किसी एक नदी की योग्यता का वहन नहीं करता, अपितु वह बहुत सारी नदियों का जल प्रवाह सम्मिलित उसमें होता है। कैसे? जैसे आप देखते हैं कि जब खेतों में बादल बरसता है तो बादल का जो निर्माण है वह विभिन्न नदियों से कण कण लेकर करके जो एक गैस कण होते हैं, उस कण के रूप में जो भाप फिर बनती है और वाष्प के माध्यम से जब बादल का निर्माण होता है, वह बादल जब खेतों में बरसता है तो वह विभिन्न नदियों के पानी का संस्पर्श लेकर के बरसता है। तो इसलिए ये विभिन्न पानियों के जादुई स्पर्श की एक महिमा है, समझ लीजिए। एक ऐसा चमत्कारिक प्रभाव है, ये एक ऐसा चमत्कृत कर देने वाला, हमको विस्मयान्वित कर देने वाली एक ऐसी फसल लहलाती हुई हमको जब दिखती है तो ये पानी का जादुई स्पर्श है। विभिन्न नदियों का पानी वहां पर सम्मिलित होकर के उस बीज रूप जो फसल का कारण है उसको सिंचन करने में, फसल की उत्पत्ति में सहायक बनता है। तो ये अनेक पानी, नदियों के पानी का जादुई संस्पर्श फसल में पहला कारण। दूसरी चीज क्या है कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक व्यक्ति की नहीं, दो भी व्यक्ति की नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग जब मिल करके फसल की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, उनका निज का परिश्रम जब इस फसल रूप कार्य के प्रति कारण बनता है तभी जाके फसल की उत्पत्ति होती है। अब आप देखते हैं खेतों में जब आप जाएं तो खेतों में बीज का बपन करने से लेकर के, हलवाहे से लेकर करके, कटाई निराई गुड़ाई से लेकर करके, उसके बाद कटाई छटाई, सिंचन कार्य, विभिन्न व्यक्ति उसमें श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके लहलाती फसल हमारे आंखों के समक्ष उपस्थित होती है।
तो ये फसल के निर्माण में अनेक अनेक लाख लाख कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श का महिमा, उसके महत्व का योगदान, अगर ये लोग अगर श्रम न करें, मेहनत न करें, तो फसल लहलहाती हमारे समक्ष नहीं हो सकती। दो चीज। तीसरी चीज क्या बताई कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी की गुणधर्मिता। एक नहीं, दो की नहीं, जब जल, नदियों के पानी के जल के माध्यम से विभिन्न खेतों की जो मृदा शक्ति है, जो उसकी उर्वरकता है, या जो उसकी पोषकता है, जो मिट्टी का एक गुणधर्म है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, वह जब नदी के जल के प्रवाह के माध्यम से अनेक खेतों में जब जाती है, तो वह भी मृदा की योग्यता को, उसकी गुणवत्ता को और भी ज्यादा वर्धित करती है। तो इसलिए अनेक अनेक खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, यह भी फसल की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है। अगर हर मिट्टी में हर तरह की फसल, प्यारे बच्चों, नहीं हो सकती। हर मिट्टी की अपनी एक गुणवत्ता है, अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी एक पोषकता होती है। उस हिसाब से हर अलग अलग खेतों से आई हुई मिट्टी की गुणधर्मिता भी फसल की उत्पत्ति में कारण बनती है, ये भी कवि ने कहा। और चौथी चीज क्या कहा, देखिए फिर आगे कवि बताता है। देखिए, एक बात को कहा करके फिर दोबारा उसी बात को कहना, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किसान के श्रम के साथ साथ फसल का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इस बात को बल देने के लिए वो दोबारा उसी बात को किस रूप में कहता है। देखिए क्या कहता है कि फसल क्या है, प्रश्नात्मक शैली में क्या कहा कि फसल क्या है, आखिर कुछ भी तो नहीं, और तो कुछ नहीं है वह। ये जो एक साधारणता है, इस सेंटेंस, इस वाक्य का प्रयोग, इस पंक्ति का जो प्रयोग कवि ने किया कि और तो कुछ नहीं है वह, यह बात को और भी ज्यादा प्रभावित करने के लिए इस तरह की पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रायः बोलचाल में भी हम करते हैं, और तो कुछ नहीं है वह, लेकिन हाँ बहुत महत्वशाली फसल अपने आप में क्यों है, क्योंकि यह नदियों के पानी का जादू है। वह अनेकों अनेकों नदियों का जो पानी का जल का जो स्पर्श है, और वो जादुई जो करिश्माई है, अपने आप में हम सबको हतप्रभ करने वाला, आश्चर्य कर देने वाला, कि किस तरह से लहलाती फसल, दूर खेत खलिहानों तक लहलाती हुई फसल हमको दिखाई पड़ती है। ये अनेक पानियों के जादू का स्पर्श, ने नदियों के पानी के जादुई स्पर्श की कहानी है फसल, और हाथों के स्पर्श की महिमा है। अनेकों अनेकों हाथ समन्वित होकर के, साथ में लग कर करके जब फसल की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, तब फसल की भी निर्माण हमारे जीवन में होता है। और देखिए, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। और क्या कहा कवि ने कि यह भूरी काली मिट्टी के प्रकार बताए। देखिए, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली जो सुगंधित है, सुवासित कर देने वाली, चंदन की तरह खुशबूदार, ऐसी मिट्टी का गुणधर्म है। ये सारी विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का उदान भी फसल की उत्पत्ति में कारण बनता है। तो अनेक अनेक प्रकार की मिट्टियों का गुणधर्म भी फसल की उत्पत्ति में एक प्रमुख नियामक है, प्रमुख कारक है, ये भी कवि ने आपको बताया। और फिर क्या कहता है कवि, रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसल क्या है, रूप का अंतरण है, रूप का परिवर्तित हो जाना। किसके, सूरज की किरणों का। सूरज की किरणें जिस तरह से हमारे लिए पोषक होती हैं, हमारे लिए ऊर्जा का कारक बनती हैं, हमारे स्वास्थ्य के प्रति कारक बनती हैं, ठीक उसी रूप में फसल भी हमारे लिए ऊर्जा का कारक है, हमारी देह की स्वस्थता के प्रति कारक है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करने के प्रति भी कारक है। तो ठीक इसीलिए कवि ने कहा कि ये कुछ और नहीं, फसल क्या है, लहलाती हुई फसल सूरज की किरणों का एक मूर्तिमान रूप है, परिवर्तित रूप है। ऐसा लगता है कि किरणें मूर्तिमान होकर करके धरातल पर सामने हमारी खड़ी हों। तो ये सूरज की पोषकता और सूरज की जो ऊर्जा है, वह जब तक पौधों को नहीं प्राप्त होगी, तब भी फसल का विनिर्माण नहीं हो सकता। यह भी एक बहुत बड़ा कारक फसल की उत्पत्ति में होता है। और अंत में कवि ने क्या कहा कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्यारे बच्चों, हम पढ़ते आए हैं कि हवा का रूप वस्तुतः विस्तृत होता है, व्यापक होता है, विशुद्धता लिए हुए अपने आप में हवा होती है। लेकिन जब फसल की विनिर्मिति होती है, तब फसल की विनिर्मिति में कारक बनकर के हवा जैसे एक ही जगह केंद्रित हो जाती है, एक ही जगह उसका संस्पर्श शुरू होने लगता है, और तब फसल का विनिर्माण होता है। मतलब हवा भी एक, हवा की थिरकन भी, जो कि फसल के पौधों के प्रति अपने आप में केंद्रित हो जाती है, यह भी हवा की थिरकन भी फसल की उत्पत्ति में एक प्रमुख कारक है। तो ये पांचों तत्व एक फसल की उत्पत्ति में मिल कर करके, सज्जित होकर करके ही फसल रूप कार्य की उत्पत्ति करते हैं। और इन्हीं पांचों अवयवों के साथ जीवन में फसल का हमारे अंदर जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, ये कवि ने इसमें बताया। और साथ ही हमको भी एक सीख दे डाली इस फसल कविता के माध्यम से। हम सभी के साथ एक संदेश यह दिया कि जिस तरह से एक किसान अपनी श्रमशीलता से, अपने श्रम स्वेद बिंदुओं से, और अपनी लगनशीलता से, अपनी धैर्य से,
अपने समर्पण के भाव से जिस तरह से वह फसल की उत्पत्ति में निरत हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में, अपने कर्तव्य मार्ग में, अपने कार्य के प्रति लगनशीलता के साथ, श्रमशीलता के साथ, तल्लीनता के साथ और धैर्य के साथ जुट जाना चाहिए। यह भी एक संदेश हमको कवि ने यहाँ पर दिया है। अगर हम इस तरह से कार्य करेंगे तो जीवन में अवश्य अपने लक्ष्य की, अपने अभीष्ट ध्येय की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। यह भी एक सुंदर सा संदेश फसल कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो प्यारे बच्चों, इस फसल कविता को आप समझें और यह भी समझें कि समूह का और सामूहिकता का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। जब हम मिल करके किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से वह सफल और सरल हो जाता है। तो इस भाव को समझते हुए आप इस कविता को अवश्य हृदयंगम करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।